अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम इस्लामिक फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट देख रहे हैं वो है मुराबहा। मुराबहा हमारे पास एक ऐसी सेल के ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को कहा जाता है जिसमें एक इंस्टीट्यूशन या एक शख्स अब कोई भी चीज़ को सेल आउट कर रहा होता है दूसरे शख्स को या दूसरे इंस्टीट्यूशन को कॉस्ट और प्लस एडिशनल एक प्रॉफिट की अमाउंट के साथ चार्ज करने के बाद उसको अगले को सेल आउट कर देता है। ये कोई इंस्टीट्यूशन के साथ भी या किसी फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन या कोई बैंक भी सेल आउट कर सकता है और कोई क्लाइंट भी अप्रोच कर सकते हैं उनसे चीज़ परचेज करने के लिए। फॉर एग्जांपल कोई शख्स बैंक से अप्रोच करता है कोई चीज़ परचेज करने के लिए, फॉर एग्जांपल कोई डेंटिस्ट अपनी डेंटल चेयर परचेज करने के लिए या कोई मशीन परचेज करने के लिए कोई फैक्ट्री अप्रोच करती है बैंक के साथ, तो बैंक उसके बिहाफ पर वो मशीनरी परचेज कर सकते हैं एंड कॉस्ट की जो उसकी प्रिंसिपल अमाउंट है उस पर एडिशनल अमाउंट चार्ज करते हुए जिसे प्रॉफिट कहा जाए उसके साथ को सेल आउट कर सकते हैं। लेकिन इस कुछ बात ज़रूरी डिसाइड होनी चाहिए ताकि बैंक उस कॉस्ट को और प्लस अपने चार्ज करने वाला प्रॉफिट को एग्जैक्टली डिफाइन करके बताता है उस कस्टमर को, ताकि ये किसी और उस अमाउंट पे और प्रिंसिपल अमाउंट के साथ उस प्रॉफिट के साथ क्लाइंट नेगोशिएट कर सकता है बैंक के साथ और एक एग्रीड प्रॉफिट मार्जिन के साथ दोनों पार्टीज एग्री कर जाती हैं। ये इसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो शरिया ने या इस्लामिक लॉ ने डिफाइन किए होते हैं जिसको इसके अकॉर्डिंगली ही परफॉर्म करना होता है। ये एक आप ट्रस्ट बेस्ड सेल या अमाना सेल भी कहा जा सकता है एक तरह से। अगर हम इसको एग्जैक्टली इन रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे होते तब ये एक हमारे पास इलीगल या अवॉइड सेल भी बन सकती है। सो उन प्रोसीजर्स को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है जिसका कुछ ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं या कुछ स्टेप्स हैं जिन्हें हम अभी आगे देखेंगे। मुराबहा की डिफरेंट स्टेजेस होती हैं जिनको इसी सीक्वेंस में या इसी स्टेप्स वाइज फॉलो करना बहुत ज़रूरी होती हैं और अदरवाइज अगर इनको हम ना फॉलो किया जाए तो ये एक इलीगल या वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है मुराबहा के अकॉर्डिंगली, जिसमें हमारे पास सबसे पहले आ जाते हैं प्रॉमिस स्टेज, एजेंसी स्टेज, एक्विजिशन स्टेज, एग्जीक्यूशन स्टेज एंड पेमेंट ऑफ मुराबा। प्रॉमिस स्टेज, इस यहाँ पर बैंक और क्लाइंट एक प्रॉमिस करते हैं या एक अंडरटेकिंग ली जाती है, आपस में शेयर की जाती है कि जिसमें ये लिखा होता है कि जब बैंक उन पर क्लाइंट में या उस पर्सन के बिहाफ पे कोई चीज़ परचेज करेगा तो वो क्लाइंट या वो पर्सन लाजमी वो चीज़ खरीदेगा। इसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस अंडरलाइन इस स्टेज के होते हैं जिन्हें लाजमी तौर पे फुलफिल किया जाना चाहिए या कुछ सिक्योरिटी मेजर्स ले सकते हैं बैंक ताकि मेक श्योर किया जाए कि क्लाइंट के डिफ़ॉल्ट में कोई लॉस बैंक को या इंस्टीट्यूशन को ना हो। सबसे पहले ये बात मेक श्योर करनी चाहिए कि क्लाइंट और सप्लायर जिससे चीज़ खरीदी जा रही है उसमें किसी किस्म का भी कोई प्रायर कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप ना हो, यानी बैंक ने बात मेक श्योर करनी होती है कि क्लाइंट्स ने वो चीज़ या वो प्रोडक्ट या कमोडिटी या वो कुछ पहले से ख़रीदी भी ना हो या जो सप्लायर है उसमें किसी किस्म का उनका कोई आपस में ताल्लुक़ ना हो या वो किसी किस्म की उसकी सब कंपनी ना हो या उन्हीं का कोई एजेंट ना हो जिससे वो चीज़ें ख़रीदी जा रही हैं। अदरवाइज़ हमारे पास ये बायोलीना का केस बन जाएगा या बाय बैक सेल का बन जाएगा केस जो कि स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। बैंक मेक श्योर करने के लिए कि क्लाइंट डिफ़ॉल्ट ना करे और बैंक को लॉस ना हो, इस स्टेज में एक खामिश जरिया यानी सिक्योरिटी डिपॉजिट लिया जा सकता है जिसको फर्दर बैंक नेक्स्ट स्टेज में जब ये वाली स्टेज कंप्लीट हो जा सकती है क्लाइंट को वापस कर सकता है और मे बी एडवांस पेमेंट अप फ्रंट पेमेंट या अबून के तौर पे इसको कन्वर्ट भी किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारे पास ये आ जाती है कि आप जब क्लाइंट में जब परचेस करा होता है प्रॉपर एप्लीकेशन कोटेशन या इंस्टीट्यूशनल की जो भी रिक्वायरमेंट है इस कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए वो क्लियरली रिकॉर्ड या प्रूव अपने पास मेंटेन रखें ताकि इससे किसी किस्म का भी लॉस ना हो सके। नेक्स्ट हमारे पास एजेंसी एग्रीमेंट स्टेज आ जाती है। ये एक ऑप्शनल स्टेज है, ये बैंक चाहे तो करे चाहे तो ये ना कर सके, यानी कि बैंक अपनी किसी के साथ चूँकि बैंक इसमें या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इस चीज़ के में एक्सपर्ट नहीं हो सकते कि वो रिक्वायर्ड कमोडिटी अपनी उस फुल रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंगली ख़रीदी जा सके, तो वो किसी थर्ड पार्टी को एज एजेंट हायर कर सकते हैं जो वो कमोडिटी के एग्जैक्ट स्पेसिफिकेशन के साथ ख़रीदी जा सके। इसमें हम इट्स बेटर कि किसी थर्ड पार्टी को एज एजेंट हायर कर लिया जाए ताकि किसी किस्म का कोई भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट या कोई भी ये बात ना हो कि ये एजेंट का ही कोई सब पर्सन था जिसने कोई डिफ़ॉल्ट कर सके या कोई ऐसे गड़बड़ कर सके।
आई मीन कि यहाँ से किसी किस्म का भी कोई फ्रॉड ना किया जा सके, तो इसलिए इट्स बेटर कि थर्ड पार्टी को एजेंट बनाया जाए। लेकिन आप इसमें क्लाइंट भी एज अ एजेंट बन सकता है, लेकिन इन केस ऑफ डायर नीड, क्योंकि समटाइम्स प्रोडक्ट या कमोडिटी ऐसी हो सकती है कि जो सिर्फ वो सिर्फ क्लाइंट ही उसकी एग्जैक्ट स्पेसिफिकेशन को बेटर अपने ज़रूरत के मुताबिक का परचेज कर सकता हो। And agent can be a third natural person, can third person or even a legal person or maybe a legal institution जिसके behalf पे आप एजेंट बनाकर उसे चीज़ें परचेज की, उसके थ्रू चीज़ें परचेज की जा रही हैं। नेक्स्ट एक्विजिशन स्टेज आ जाती है, जहां हमारे पास एज अ एजेंट या आपका बैंक अपने एजेंट के थ्रू या अपने किसी पर्सन मैनेजर के थ्रू वो चीज़ों को एक्विजिशन करता है, यानी उसको जो चीज़ें उसने ख़रीदी होती हैं उसको एग्जामिन करवाता है, उससे अप्रूव करता है, इस बात का मेक श्योर करता है कि ये चीज़ परचेज जा चुकी है और उस बिल्कुल वो स्पेसिफिक और रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंगली है, जो कि उस ऑर्डर फॉर्म में या जिस एप्लीकेशन में लिखा गया है वो उसके अकॉर्डिंगली होनी चाहिए, ताकि आगे क्लाइंट ये किसी किस्म की इस बात पे ना कर सके कि ये उसकी ज़रूरत के मुताबिक की चीज़ नहीं है और उसको रिजेक्ट कर सके। बैंक इसमें किसी किस्म की परचेजिंग की जितनी चाहे वो अपने प्रूफ्स ले सकता है, वो उसमें कोई टाइटल ऑफ द डॉक्यूमेंट्स, गेट पासेज, अगर किसी किस्म के कोई डिलीवरी रिसीट्स हों, टैक्सेस हों, वो कोई भी जो भी प्रूफ्स होने चाहिए वो हासिल करे और मेक श्योर करे कि वो तमाम चीज़ें इंस्टीट्यूशन के या बैंक के नाम पर ही मौजूद हैं, वो किसी किस्म के वो क्लाइंट्स के नाम पर नहीं बनी हुई हैं, वरना ये हमारे पास वैलिड मुराबाहा कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। देन हमारे पास आ जाते हैं कि अगर थर्ड पार्टी एज अ एजेंट परचेस कर रहा है तो वो इंस्टीट्यूशन के ही बिहाफ पर ये बात को रिसीव कर रहा है या चीज़ें परचेस कर रहा है, वो इंस्टीट्यूशन के बिहाफ पे करे, ये इंस्टीट्यूशन को मेक श्योर करना चाहिए। देन हमारे पास एग्जीक्यूशन स्टेज आ जाती है। इस स्टेज में हमारे पास मुराबाहा का एग्रीमेंट एक प्रॉपर ऑफर एंड एक्सेप्टेंस के साथ किया जाता है इंस्टीट्यूशन एंड क्लाइंट के बीच में, और इस पॉइंट पे क्लाइंट हामिस जरिया जो उसने स्टार्टिंग में रिसीव किया होता है उसको वापस कर देता है या उसको कन्वर्ट कर सकता है अर्बून में, जिसे हम कह सकते हैं अपफ्रंट पेमेंट के तौर पर उसे कन्वर्ट कर सकते हैं। देन हमारे पास अब हम प्राइस की स्टेजेस पेमेंट ऑफ मुराबाहा की सीरीज शुरू होती है। यहाँ पर आपके क्लाइंट और बैंक के बीच में प्राइस डिसाइड होती है और उस पर प्लस जितनी एडिशनल एक्सपेंस रिक्वायर किया गया होता है बैंक वो चार्ज कर रहा होता है, प्लस प्रॉफिट की अमाउंट, ये तीनों अमाउंट बैंक क्लियरली क्लाइंट के साथ डिसाइड करता है और क्लाइंट के साथ तय करता है कि इसमें कितना मार्जिन ऑफ प्रॉफिट रख के रहेगा और पूरी फुली तौर पर डिस्क्लोज करता है और क्लाइंट को पता होना चाहिए। नेक्स्ट इसमें ये क्लाइंट और बैंक के आपस में डिसाइड कर लेते हैं कि पेमेंट जो आप प्रॉफिट प्लस कॉस्ट की पेमेंट है वो लमसम हो या किसी एक एंड ऑफ द टाइम पीरियड पे हो जाए या इंस्टॉलमेंट्स में हो, ये बैंक एंड क्लाइंट आपस में डिसाइड कर लेते हैं। लेकिन वंस आपके पास जब प्राइस डिसाइड हो जाए तो वो किसी भी सूरत में जितने भी मर्जी टाइम के साथ हो वो चेंज नहीं हो सकती। अगर इन केस क्लाइंट पेमेंट करने में फेल हो जाए या डिफ़ॉल्ट कर जाए तो इंस्टीट्यूशन या आईओफी के रूल्स के अकॉर्डिंगली उस पर पेनल्टी क्लॉज चार्ज नहीं हो सकता है। और इसमें नेक्स्ट हमारे पास रीशेड्यूलिंग ऑफ आउटस्टैंडिंग अमाउंट्स भी हमारे साथ ही साथ या रीप्राइसिंग भी अलाउड नहीं होती है। देन अब हमारे पास इसका प्रोसेस फ्लो है जिसे हम देख लेते हैं। क्लाइंट और बैंक के बीच में एक एप्लीकेशन की डिसाइड होती है जिसके में ये क्लियरली स्पेसिफिकेशन और उसमें हमारी रिक्वायरमेंट्स मेंशन होती हैं कि क्लाइंट को कैसी चीज़ चाहिए। देन बैंक क्लाइंट से एक अंडरटेकिंग लेता है, एक प्रॉमिस ले रहा होता है जिसमें ये बात मेंशन होती है कि वो अपनी कॉन्ट्रैक्ट को परचेज करेगा या जो कोई भी उसने चीज़ें रिक्वायरमेंट ली हैं उसका वो पेमेंट आगे फर्दर प्रोसेस करेगा। देन हमारे पास वो एजेंसी एग्रीमेंट होता है जिससे अभी हमने बात की कि वो ऑप्शनल होता है और मे बी वो थर्ड पार्टी हो सकती है, क्लाइंट ही हो सकती है। हमने सपोज किया है कि क्लाइंट ही उसकी थर्ड पार्टी है। देन वो अपने पास हम नेक्स्ट इसमें कह सकते हैं नंबर थर्ड पे कि वो कमोडिटी को जिससे वो परचेज करना चाहता है उसकी प्राइस पे करता है मार्केट में या किसी सेलर को या सप्लायर को, और टाइटल हमारे बैंक के नाम पर आ जाते हैं जो ये हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के नाम पे आ जाता है। देन जो भी रिक्वायर्ड चीज़ परचेज की गई होती है क्लाइंट और एज एजेंट उसको रिसीव कर लेता है एंड वो इस बात को डिक्लेयर करता है पोजेशन के मैंने परचेज कर ली है बैंक को। देन बैंक क्लाइंट और बैंक के बीच में मुराबाहा एग्रीमेंट होता है। यहाँ पर बैंक
क्लाइंट से कोलेट्रल लेता है, या हमने जैसे बात की कि सिक्योरिटी चार्ज करता है ताकि पेमेंट के केस में या डिफ़ॉल्ट ऑफ पेमेंट ना होने के केस में या डिफ़ॉल्ट ऑफ पेमेंट के केस में वो उसका अपना नुकसान पूरा कर सके। दैन वो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट्स या अकॉर्डिंग टू दी कॉन्ट्रैक्ट जिस भी तरह की पेमेंट डिसाइडेड होती है, क्लाइंट उसकी पेमेंट बैंक को करता है, और एट द एंड जब सारी पेमेंट हो जाती है तो उस कमोडिटी का, उस प्रोडक्ट का या उस गुड का टाइटल बैंक उस क्लाइंट के नाम पे ट्रांसफ़र कर देता है। ये ऑलमोस्ट 7 to 8 स्टेप्स पे मबनी इसका प्रोसेस फ्लो है, जो कि ऑलमोस्ट ही अकॉर्डिंग टू शेड्यूल ट्रांजेक्शन्स के ही साथ या इन्हीं फॉर्मेट में फॉलो होता है, ताकि इसमें कोई और प्रोसेस ना हो। ये उसी का ही फॉर्मेट है जिसे हमने अभी बात की कि क्लाइंट अप्रोच करता है बैंक को रिक्वेस्ट के साथ या एप्लीकेशन के साथ कि उसे स्पेसिफिक कमोडिटी लेनी है। देन इंस्टीट्यूशन प्रॉमिस या अंडरटेकिंग क्लाइंट से ले रहा होता है, एंड थर्ड पे वो एजेंट बना लेता है, इंस्टीट्यूशन वो प्रोडक्ट परचेज करता है और सेलर उसकी ओनरशिप बैंक के नाम में या इंस्टीट्यूशन के नाम पे दे देता है। देन अब क्लाइंट इस बात की एज एजेंट उसकी पोजेशन या उस गुड्स को रिसीव कर लेता है। देन वो अपने पास डिक्लेयर करता है पोजेशंस को कि अब वो हमारे पास आ गई है एज एजेंट चीज़। देन क्लाइंट फॉर्मली और बैंक एक मुराबाहा एग्रीमेंट करते हैं जिसमें एक प्रॉपर ऑफर एंड एक्सेप्टेंस है। थर्ड देन हमारे पास बैंक कोलेट्रल या सिक्योरिटी चार्ज कर रहा होता है इंस्टीट्यूशन से, और इंस्टीट्यूशन रेगुलर पेमेंट्स करता है जैसे डिसाइड हो एज पर द एग्रीमेंट। एंड लास्टली जब ये फुल पेमेंट्स हो जाती हैं तो वो उसकी अमाउंट टाइटल बैंक ट्रांसफ़र कर देता है क्लाइंट्स के नाम पे। नाउ क्लाइंट उस भी कमोडिटी का, उस गुड्स का फुल्ली ओनरशिप बन उसके ओनरशिप में आ जाती हैं या वही ओनर बन जाता है। ये किसी किस्म के कोई भी प्रोडक्ट हो सकती हैं। इस प्रोडक्ट को मस्ट बी लीगल अकॉर्डिंग टू इस्लामिक रूल्स एंड शरिया रूल्स। देन इसके हम एक एग्जांपल के साथ देख लेते हैं। हमने कहा कि किसी गुड्स की प्राइस 100,000 है, उस पर प्रॉफिट रेट 20% चार्ज किया है एंड उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 1000 है। टोटल जो ड्यूरेशन है वो 270 डेज का ड्यूरेशन है जिसमें यह डिसाइड की गई है टर्म टोटल हमारे पास। तो अब हमने अकॉर्डिंग टू कैलकुलेशंस बस टोटल कॉस्ट बनी है, यानी गुड्स की प्राइस एंड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को ऐड करने के बाद वो 101,000 हमारी अमाउंट बन जाती है। उसमें प्रॉफिट रेट कैलकुलेट करने के लिए हमने उसका प्रॉफिट रेट कैलकुलेट कर लिया, या हम देख सकते हैं इस प्रॉफिट रेट कैलकुलेट करने के लिए हमने उसमें जितनी उसकी कॉस्ट थी उस पर प्रॉफिट की अमाउंट को एंड उसमें हमने जितने नंबर ऑफ डेज थे उसके अकॉर्डिंगली हमने उसमें प्रॉफिट चार्ज कर लिया, जो कि 1494 अमाउंट बन रही है। सो मुराबाहा प्राइस हमारे पास 11000 प्लस 1494 टोटल मुराबाहा प्राइस बन गई, जिसको ना हम बस तो अपनी जितनी नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स थी उसके अकॉर्डिंगली हमने उसमें डिवाइड कर दिया। और हमने यहाँ पर देन उसकी बता दी कि शेड्यूल एवरी मंथ की अमाउंट कितनी बन रही है, और हमने ये भी साथ डिफाइन कर दी कि उसकी कॉस्ट कितनी थी और उसकी प्रॉफिट कितनी थी। अगर आप इन दोनों को भी ऐड करें तो एग्जैक्टली यही अमाउंट बनती है। जो नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट है उसको हमने डिसाइड किया है अपने ये नंबर ऑफ टर्म डेज के अकॉर्डिंगली कि ये ऑलमोस्ट कितने मंथ बन रहे हैं। मंथली पेमेंट पे ये डिसाइड हुआ था पेमेंट देने का, तो या इंस्टॉलमेंट पे उसकी पेमेंट हो रही है, या मे बी आप अगर क्वार्टरली पेमेंट डिसाइड होगा तो उसके अकॉर्डिंगली हम इसको उसी तरह से इसकी कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट भी करेंगे। इट इज़ जस्ट एन एग्जाम्पल एंड हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल। ये कोई और भी चीज़ हो सकती है। मे बी ये हो सकता है कि कोई किसी आपके कोई डेंटल अपनी चेयर परचेज करना चाहते हो मेडिकल की, कोई फैक्ट्री में किसी किस्म की कोई मशीन हो या कोई घर हो जिसके अकॉर्डिंगली इन्हीं रूल्स के साथ उनकी पेमेंट की जा रही है। नेक्स्ट हमारे पास इसके कुछ रिस्क हैं जो मुराबाहा में होते हैं, उन्हें भी हमें देखना ज़रूरी होता है। जैसे आप कह सकते हैं सबसे पहले फर्स्ट में हमारे पास आ जाते हैं क्रेडिट रिस्क ये हो सकता है कि मुराबाहा प्राइस इस क्लाइंट के थ्रू बैंक में ना रिसीव हो, तो जो कि उसने इसका सोल्यूशन ये है कि जो बैंक ने परचेज़ की थी सिक्योरिटी या कोलेट्रल, उसने जो परचेज़ किया हुआ था या उनसे बोरो किया था या उसने अपने रखवाया था, उसके थ्रू आप डिफ़ॉल्ट पेमेंट रिसीव कर सकते हैं जो क्लाइंट नहीं दे रहा। क्लाइंट डेलिब्रेट डिले कर रहा है या क्लाइंट जानबूझ के डिले कर रहा है, एज कि ये मेंशन नहीं है कि इसमें पेनल्टी चार्ज की जा सकती है, तो बैंक ये लिखो अंडरटेकिंग ले सकते हैं कि इन केस ऑफ डिफ़ॉल्ट ऑफ पेमेंट्स वो पेनल्टी चार्ज कर सकता है, जो कि वो पेनल्टी की अमाउंट सिर्फ चैरिटी में जाएगी। देन ऑपरेशनल रिस्क हम शरिया नॉन कंप्लाइंस रिस्क कह सकते हैं कि वो प्रोसेस में या प्रोसीजर्स में कोई वायलेशन हो जो कि अनलॉफुल बना देती है इस कॉन्ट्रैक्ट को, या कॉन्ट्रैक्ट जो इनकम इससे हासिल कर रहा है इंस्टीट्यूशन उस इनकम को अनलॉफुल बना सकती है अकॉर्डिंग टू शरिया।
تو اٹس بیٹر کہ ایک پراپر پروسیجرس کو فالو کر کے بنایا جائے، اور بینک ایسی ٹریننگ پروگرامز شروع کروا سکتا ہے ایسے پروگرام مینیجرس کو جو کہ یہ اس سے بالکل واقف ہوں اس کا پروسیس میں، اور اس کی اسٹیپ وائز ایچ اور ان کی ڈیٹیل مینیجرس کو پتہ ہو تاکہ وہ ایگزیکٹلی اسی پروسیس کو فالو اپ کر سکیں۔ لاسٹلی جس میں بن سکتا ہے وہ بائیولینا کا رسک آتا ہے، یعنی بائی بیک سیل کا رسک آتا ہے کہ سیلر اور کلائنٹ آپس میں کسی قسم کے ریلیٹڈ تھے، جو گڈس پرچیز کی گئیں وہ ان لافل بن گئی کیونکہ وہ بائیولینا کا کیس بن گیا۔ اس میں بینک کو بہت ویجیلنس چاہیے تاکہ کلیئرلی اسپیسیفائی کرے یا آئیڈینٹیفائی کر سکے کہ ایسی کوئی بھی رولز نہیں تھے، ایسی کوئی بھی کیس نہیں تھا کہ بینک اور یا کلائنٹ اور سپلائر کسی قسم کا کوئی کانٹریکچوئل ریلیشن شپ نہیں رکھ رہے تھے۔ دین ہمارے پاس آ جاتے ہیں ایشوز ان مرابحہ کہ کیا ایشوز اس میں ہو سکتے ہیں یا کیا کوئی پرابلم آ سکتی ہیں ان کانٹریکٹ۔ ایشوز ان مرابحہ، یہاں پر مرابحہ میں کچھ ایشوز آ سکتے ہیں جو اس کے کانٹریکٹ کو انویلڈ یا وائڈ کانٹریکٹ بنا سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل ہم یہ بات کرتے اگر کلائنٹ اور سپلائر کا کسی قسم کا کوئی فارمل کانٹریکچوئل ریلیشن شپ میں ہو تو کانٹریکٹ کو وائڈ بنا دیتا ہے، یا اگر سپلائر کسی قسم سے بھی کلائنٹ کے بلڈ ریلیشن شپ میں ہو یا کلائنٹ کی ہی وہ سب اونرشپ میں وہ سپلائی کی کمپنی آ جائے جسے ہم پرچیز کی جا رہی ہو، یا اس کی کوئی سب کمپنی ہو، ایون وہ اس کا فلی اونر ہو، تو بھی یہ بائی الینا کو یعنی بائی بیک کو لیڈز کر لیتا ہے جو کہ اسٹرکٹلی پروہیبٹڈ ہے شریعہ میں۔ جو کہ بینک کے ایشو کر سکتا ہے کہ جو ہامش جدیہ یا جو سیکیورٹی یا جو ٹرسٹ بینک نے لیا تھا وہ کسی جگہ پر انویسٹمنٹ کر دے اور اس سے پروفٹ ارننگ کرنے لگے۔ اس کو یہ بینک کو نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ پروفٹ میں اکیلا حصہ دار نہیں ہے، کیونکہ یہ بینک کلائنٹ کو واپس کرنا ہے، اس لیے یہ اس کو کسی جگہ پہ انویسٹ نہیں کر سکتا۔ اگر ان کیس وہ کوئی انویسٹ کر بھی رہا ہے تو اس سے چاہیے کہ وہ کلائنٹ کو انفارم کرے اور اس کا جو بھی پروفٹ آ رہا ہے وہ کلائنٹ کے ساتھ شیئر کرے۔ رولنگ اوور یا رینیوئنگ دی کا مطلب کبھی بھی اگر کیا جائے یا رول اوور کا کہا جائے تو اس مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی جب لون میں یا کوئی بینک یا انسٹیٹیوشن کسی پارٹی کے ساتھ ایگریمنٹ کر رہا ہو تو اس کو ایکسٹرا ٹائم دے رہا ہو، اس میں ساتھ ساتھ ایک ڈفرینٹ اس کے پر فی بھی چارج کر رہا ہو، تو یہ اگر ان کیس آف مرابحہ یہ اسٹرکٹلی پروہیبٹڈ ہے اور بینک کسی قسم کی بھی کوئی بھی ایڈیشنل اماؤنٹ چارج نہیں کر سکتا جو کہ اس نے کانٹریکٹ میں ڈیسائیڈ کی گئی ہو، اور نہ ہی اس کا کانٹریکٹ کا ٹائم ایکسٹینڈ کر سکتا ہے۔ ان کیس اگر وہ اسے ایکسٹینڈ کر ہی دیتا ہے تو اس کے اوپر فیس کوئی بھی چارج نہیں کر سکتا، فیس چارج کرنے میں وہ اسٹرکٹلی پروہیبیشن ہے۔ دین ہمارے پاس آ جاتی ہیں کہ اگر ریبیٹ یا ارلی پیمنٹ کی کیس میں، ان کیس اگر کلائنٹ ہمیں ارلی پیمنٹس دے دیتا ہے یا وہ ویل ان ٹائم تمام فل فلیج پیمنٹ کر دیتا ہے تو بینک اپنی مرضی سے اسے کسی قسم کا بھی ڈسکاؤنٹ نہیں دے سکتا یا کوئی ریبیٹ نہیں دے سکتا۔ کلائنٹ کو پہلے فلی انیشیل پیمنٹس کر دینی ہوگی اور پھر شریعہ بورڈ یہ بات ڈیسائیڈ کرے گا کہ اسے کتنا ڈسکاؤنٹ یا کتنا ریبیٹ ملنا چاہیے۔ لاسٹلی جتنی جو بھی ڈاکومنٹیشن کے چارجز ہیں یا کسی قسم کے ایڈیشنل ایکسپینڈیچر ہیں جو کہ اس پرچیز کے دوران بینک نے اپنے اسپینڈ کیے ہیں یا بینک کے اوپر چارج ہوئے ہیں، اس کی کلیئرلی ڈاکومنٹیشن کرے اور اس کو اور اس کی پروفٹ لیتے ہوئے ٹائم پر کلائنٹ کے ساتھ فلی ڈسکلوزڈ کرے۔ اگر وہ ہمارے پاس بینک نے ڈیزائرڈ کموڈٹی کو لازمی طور پہ پہلے پرچیز کرنا ہے اور پھر ہی سیل کرنا ہے، یعنی فرسٹ سیل مسٹ بی پروسیڈ بائی دی سیکنڈ سیل، یعنی بینک نے یہ بات میک شور کرنی ہے کہ جو بھی چیز کموڈٹی پرچیز کی جا رہی ہے انیشلی وہ فرسٹ بینک کے اونرشپ میں آئے گی، پھر ہی بینک اس کو کسی تھرڈ پارٹی کو یا اپنے کلائنٹ کو سیل آؤٹ کر رہا ہوگا۔ اگر ہمارے پاس ان کیس کلائنٹ ڈیفالٹ کر جاتا ہے تو اس کو وہ کسی یا نہیں اپروچ کرتا بینک سے وہ کموڈٹی پرچیز کرنے کے لیے، تو بینک کے پاس یہ آپشن ہو سکتی ہے کہ وہ اس کو مارکیٹ میں سیل آؤٹ کروا دے اور جو بھی اس کا لاس ہوا ہے اس اماؤنٹ کے پروسیس کے ساتھ پورا اپروو کر لے، اور وہ اس کی جس نے حامش دیا یا اس نے جو کوئی سیکیورٹی لی تھی اس سیکیورٹی کے تھرو اپنا باقی کا ڈیزائرڈ نقصان پورا کر سکے، اور جتنی بھی اس کی ایڈیشنل اماؤنٹ بن رہی ہے وہ کلائنٹ کو واپس کر دے ان کیس اگر وہ چیزیں سیل آؤٹ کی ہیں وہ اس سے لیسر اماؤنٹ کی ہے، لیسر ایکویلنسی کی ہے جو کہ اس کے پاس جس اماؤنٹ کی سیکیورٹی رکھی ہے، تو جتنی بھی ایڈیشنل اماؤنٹ ہے وہ اس کو کلائنٹ کو واپس کر دینی ہوگی، اور ان کیس اگر وہ سیکیورٹی کی اماؤنٹ سے زیادہ اماؤنٹ ویلیو کی تھی تو پھر وہ اس کا اپنا لاس بیئر کرے گا۔ دین ہمارے پاس آ جاتے ہیں کہ اس کے سٹیجز میں، تو اس کو یہ بات کا میک شور کرنا چاہیے کہ ایچ اینڈ ایوری اسٹیپ اس کے ٹائم وائز یا اکارڈنگ ٹو ایگزیکٹ اسٹیپ وائز ہی ہو، جو کہ اگر یہ کسی قسم کا بھی اسٹیپ کا آگے پیچھے ہوگا تو بھی یہ کانٹریکٹ کو یا مرابحہ ایگریمنٹ کو
प्रॉपरली नहीं कर सकता। अगर इन केस हमारे पास क्लाइंट डिफ़ॉल्ट कर जाए या क्लाइंट ना करे, तो जैसे भी हमने बात की कि वो उससे पेनल्टी क्लॉज या डिले इन पेमेंट करे, तो वो अपनी ये कॉन्ट्रैक्ट में लिखवा सकते हैं कि इन केस ऑफ डिले वो चैरिटी लेगा। उस चैरिटी को कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट करने के बजाय उसे लाजमी होता है कि वो या पेनल्टी में जो चार्ज की गई है उसे किसी ना किसी जगह चैरिटी में दे, इन केस कि वो उसको अपने पास खुद इन्वेस्ट कर ले। ये जस्ट अ ब्रीफ अबाउट मुराबहा था, जिसे हमने बहुत ब्रीफली एक्सप्लेन किया। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो या कुछ, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई होप कि आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। थैंक यू, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।